नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भाषा विज्ञान से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। और इसके पूर्व की बात करें तो इसके पूर्व हम लोगों ने काव्यशास्त्र से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। तो आज से हम लोग भाषा विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, उनमें से एक जो गलत विशेषता है उसे चुनिए। कहने का आशय है कि नीचे 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में से भाषा की 3 विशेषताएं हैं जो कि सही है और एक विशेषता गलत दी गई है, तो उसी को आपको चयन करना है। अब विकल्प ये बता रहे हैं कि भाषा परिवर्तनशील होती है, तो बिल्कुल सही है। विकल्प बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, तो ये गलत है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है बल्कि भाषा अर्जित संपत्ति होती है। विकल्प सी है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, बिल्कुल सही है। और विकल्प डी है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। आपने देखा होगा कि भाषा को व्यक्ति जो छोटा बालक होता है वो अनुकरण द्वारा ही सीखता है। तो कहने का आशय है कि प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये नहीं बल्कि भाषा अर्जित संपत्ति होती है, इसलिए विकल्प बी गलत है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, इज राइट आंसर। अब देखें, अगर बात हम लोग करें तो भाषा विज्ञान से प्रश्न पूछा गया हो और ये प्रश्न ना पूछा जाए तो बिल्कुल समझ लीजिएगा कि असंभव बात है। यानी कि भाषा की विशेषता से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भाषा की विशेषता है और निम्नलिखित में से कौन एक भाषा की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जितनी भी भाषा की विशेषताएं हैं आपको देख लेना चाहिए। और जो हम लोग ये विगत प्रश्न देख रहे हैं परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। हाँ, 10 से 15% प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ से प्रश्न बने हैं, तो जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है और प्रश्न दूसरे रूप में किसी रूप में वहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो इसलिए विगत परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको ज़रूर आपको हल करना चाहिए। अब भाषा की जितनी विशेषताएँ हैं सारी विशेषता आप लोग देख लिए। सबसे पहले बात करें कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। दूसरी बात करें भाषा की दूसरी विशेषता, तो आप कह सकते हैं कि भाषा सतत प्रवाहमान होता है, सहज और नैसर्गिक होती है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील होती है और भाषा को अनुकरण द्वारा सीखा जाता भी आपने देखा है। और इसके अलावा भाषा जटिलता से सरलता की ओर चलती है। और भाषा का अगला अगर देखा जाए विशेषता, तो संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर उन्मुख होती है। भाषा की बात करें तो ये परंपरागत वस्तु है, इसे आप कह सकते हैं, और प्रत्येक भाषा की अपनी पृथक पृथक संरचना होती है, तो इसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 की बात करें कि टकसाली भाषा कहते हैं। कहने का आशय है कि इनमें से किस भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। विकल्प बता रहे हैं कि संस्कृत निष्ठ भाषा को, विकल्प बी ग्रामीण, विकल्प सी परिनिष्ठ भाषा या फिर विकल्प डी कृत्रिम भाषा को। तो बिल्कुल टकसाली भाषा की बात करते हैं तो बिल्कुल विकल्प ए, संस्कृतनिष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं, ठीक है ना। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए भैया, जो संस्कृत निष्ठ व्यक्ति है ना, तो उसको क्या है, उसको टकसाली समझिए। टकसाल माने पैसा छापने का आप कह सकते हैं कारखाना, ठीक है ना। तो टकसाल क्या बोले, संस्कृत निष्ठ भाषा टकसाली भाषा है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ए, संस्कृत निष्ठ भाषा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। कहने का आशय है कि सबसे पहले देवनागरी जो लिपि है इसका प्रयोग किस राज्य में हुआ। विकल्प ए बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में हुआ, विकल्प बी उत्तर प्रदेश में, विकल्प सी राजस्थान में या फिर विकल्प डी गुजरात में। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विकल्प डी की बात करें तो बिल्कुल सही आंसर है विकल्प डी गुजरात में, है ना। क्योंकि गुजरात के जो देवनागर थे, है ना, वहाँ से लिपि मानी जाती है। गुजरात के ब्राह्मणों द्वारा, देवनागर ब्राह्मण थे, है ना, तो उनके द्वारा एक ऐसा मानता है कि गुजरात के देवनागर ब्राह्मणों द्वारा, है ना, ये लिपि विकसित की गई, इस कारण से इसे देवनागरी कहते हैं। तो ऐसे दिमाग में रखिएगा। फिलहाल आपका ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहाँ से, तो सबसे पहले गुजरात से, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3 का विकल्प डी गुजरात इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में आघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। विकल्प ए बता रहे हैं झा, विकल्प बी ठा, विकल्प सी जा और विकल्प डी है
का और ता। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि अघोष कौन है, ठीक है ना, और इसके बाद अल्प प्राण कौन है, इसे ध्यान में रखना होगा। जब आप अघोष और अल्प प्राण को जानेंगे तभी उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अघोष की बात करते हैं तो आप एक ट्रिक बनाइएगा, आ घुस जाओ, आ घुसो, गाड़ी हो, है ना, बाइक हो, तो किसको आप बैठाएंगे, एक दो को बैठा लेंगे भैया, एक लोग और दो लोग को अघोष कर देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो अघोष में क्या है, किसी भी जो वर्ग है उस वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, है ना, जैसे का वर्ग का पहला दूसरा काखा तो काखा हो गए, चा वर्ग का चाचा हो गए, तो पहला दूसरा वर्ण जो होता है ये अघोष होता है, ठीक है ना। दूसरी विशेषता क्या है, और इसके अलावा कौन होते हैं, तीन जो साधु हैं वो भी, तीन साधु मतलब तीनों सा, बड़ा सा, है ना, संजम वाला सा, खट्टी सा और छोटा सा। तो छोटा सा को दंत सा, खट्टी सा जिसे पटचिरवा सा कहते हैं, मूर्धन्य है, और ये सा है न बिल्कुल दंत है, दंत। तो तालब्य हो गया, तालब्य हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ठीक है। तो ये कहने का आशय है कि ये तीनों सा और सभी जो वर्ग हैं, वर्गों के पहले दूसरे वर्ण जो होते हैं ये अघोष होते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या है, अल्प प्राण कौन होता है। तो अल्प प्राण की अगर बात की जाए तो सबसे पहले देखिए सभी जो स्वर होते हैं वो अल्प प्राण हैं, सभी स्वर अल्प प्राण हैं। प्लस कौन है, इसके अलावा जितने भी अंतस्थ हैं, या रा ला वा, ध्यान में रखिएगा, या रा ला वा और हा, ये क्या है, अल्प प्राण है। और कौन है, और पहला तीसरा पांचवा वर्ण, जितने भी है ना वर्ग हैं, सभी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण। तो आपके दिमाग में आ गया, एक तो पहला हो गया जो कि दोनों में है, अघोष में भी है और कहाँ पर भी है, और अल्प प्राण में भी है। और देखिए विकल्प डी में अगर आप देखेंगे तो दोनों वर्ग वर्ण देखा जाए, दोनों वर्ग के पहले वर्ण हैं का और ता, और का और ता अल्प प्राण भी हैं और इसके साथ अघोष भी हैं, ठीक है ना। तो मित्रों इस प्रश्न को बिल्कुल गौर करिएगा। तो आपको क्या करना है, अघोष सघोष को, अब अघोष को अगर आप जान लिए, कौन अघोष, बोले सर 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 का मतलब पहला दूसरा वर्ग, इसके साथ कौन, तीन साधु, बिल्कुल अघोष हैं। अल्प प्राण की बात करते हैं, अल्प कौन, 1 3 5 यारों में लब है, और कौन है, और इसके अलावा अल्प प्राण कौन होंगे, 1 3 5 यारों में लब है, यार अलावा सीधा में रखिएगा, और सभी स्वर, ठीक। तो ये अल्प हो जाएंगे। इसके अलावा जो बच गया वो महाप्राण हो गया, दूसरा और चौथा महाप्राण हो गया, इसे ध्यान में रखिएगा। तो जब आप अघोष और अल्प प्राण को पकड़ लेंगे तो जो बचेगा वो सघोष हो जाएगा और महाप्राण हो जाएगा। तो कहने का आशय है इस तरह से आपको पढ़ना है कि यहाँ से किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्न गलत ना हो, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी का ता इज राइट आंसर, ठीक है। अल्प प्राण और घोष हैं, अघोष हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। विकल्प ए सुनीत कुमार चटर्जी जी ने, विकल्प बी महात्मा गांधी, विकल्प सी कालका कालेलकर, या फिर विकल्प डी विनोबा भावे। बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो सुनीत कुमार चटर्जी जी ने क्या किया, देवनागरी लिपि के स्थान पर इन्होंने रोमन लिपि की, है ना, को सुझाव स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो प्रश्न संख्या 5 का विकल्प ये सुनीत कुमार चटर्जी इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब देखिए कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखिए चटर्जी, जो चटर्जी व्यक्ति होता है ना, वो क्या कर सकता है, वो रोमन को सुझाव दे सकता है, चटर्जी, चटर्जी दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। फिर देखिए वही भाषा की विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया। विकल्प ये बता रहे हैं कि भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल आपने देखा। विकल्प बी भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही है। विकल्प सी भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, अनुकरण सादृश्य है, बिल्कुल सही है। और विकल्प डी फिर देखिए वही विकल्प आ गया कि भाषा पैतृक संपत्ति है, नहीं भाई भाषा अर्जित संपत्ति है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प या कौन सा कथन असत्य है, तो विकल्प डी भाषा पैतृक संपत्ति नहीं बल्कि अर्जित संपत्ति होती है। तो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद, कौन, लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। कहने का आशा है अगर देखा जाए मोटा मोटा तो जो भाषा सुधार के समय से ना कई सुधार समितियां गठित की गई थी। और जब हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बिल्कुल विस्तृत रूप से सबको बताया था, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोगों ने आई थिंक देखा होगा। 1904 में अगर देखा जाए तो तिलक फांट
है ना। फिर आप देखेंगे सावरकर बंधु 12 खड़ी का प्रयोग बताते हैं। सुंदरदास जी की बात करें तो उन्होंने इमगणनम के स्थान पर बिंदी अनुसार को बताया, है ना, 5वें वर्ग के स्थान पर बिंदी अनुसार लगाने को बताया था। गोरखनाथ ने मात्राओं को व्यंजन के दाएं ओर रखने को बताया। श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण के बदले अल्प प्राण के नीचे जो है लाइन खींची जाए। और 24वां जो अधिवेशन इंदौर में हुआ था 1935 में, है ना, तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी सभापति थे, अध्यक्ष थे, है ना। नागरिक लिपि सुधार की बात की गई थी 1935 में। फिर आप देखेंगे कि नागरिक प्रचार द्वारा 1945 में हुआ था। फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में हुआ। और इसके बाद कुल बैठक की जाए तो 9 बैठकें हो चुकी थी, है ना, 25 नवंबर 1950 को। और जब बात हम लोग करते हैं 10वीं बैठक की तो नारायण देव समिति रिपोर्ट 28-29 नवंबर 1953 की जो बैठक है, ये ध्यान में रखिएगा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय ने की थी। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। यानी कि जितनी भी सुधार समितियां हैं किससे, लिपि से संबंधित, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। तो विकल्प ए तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, विकल्प बी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिल्कुल सही है, विकल्प उपराष्ट्रपति बीबी गिरी, और ये सब विकल्प, है ना, फाल्स हैं। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि उत्तर प्रदेश द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 53 पन 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 और पा से पल्लव, पल्ली पल्ली, पा से, है ना, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 का विकल्प बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, यानी कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, विकल्प ए देववाणी से, विकल्प बी खरोष्टी लिपि से, विकल्प सी ब्रह्मी लिपि से, या फिर विकल्प डी सिंधु लिपि से। तो देखिए बात करें देववाणी, देववाणी किसको कहते हैं, देवभाषा देववाणी तो संस्कृत को कहते हैं, है ना। खरोष्टी की बात करें तो खरोष्टी, है ना, इसको राजबली पांडे जी ने खर माने गधा की लिपि कहा है, खरोष्टी लिपि। कभी कभी प्रश्न पूछा गया है कि खरोष्टी लिपि को गधे की लिपि किसने कहा है, या निम्नलिखित में से किस लिपि को गधे की लिपि, गधे की होठ की लिपि कहा जाता है, तो यही खरोष्टी लिपि को कहा जाता है, डॉक्टर राजबली पांडे जी ने कहा है। ठीक है ना। ब्रह्मी की बात करें तो ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मी लिपि से क्या हो गया है, आपकी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। सिंधु लिपि, है ना, सिंधु के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो अब ब्रह्मी लिपि से क्या हुआ, देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ब्रह्म माने ब्रह्मी लिपि और देव माने देवनागरी वहाँ से विकसित हुई है। अब इसके विकास की अगर बात करें तो ब्रह्मी लिपि का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रह्मी लिपि थी। अब ब्रह्मी लिपि से क्या हुआ, दक्षिणी लिपि, यहाँ पे देखेंगे दक्षिणी शैली, और यहाँ पर देखेंगे उत्तरी शैली। अब इसी उत्तरी शैली के बाद आया गुप्त शैली। गुप्त के बाद आप देखेंगे कि सिद्ध मातृका, और उसी सिद्ध मातृका लिपि का नाम था कुटिल लिपि। ठीक है ना। तो इसी सिद्ध मातृका और कुटिल लिपि से आप देखेंगे कि एक देवनागरी और दूसरा अगर देखेंगे तो शारदा लिपि उत्पन्न होती है। तो यही देवनागरी लिपि ब्रह्मी से उत्पन्न होती है। सबसे पहले ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मी से उत्तरी और दक्षिणी, तो दक्षिणी में, है ना, कन्नड़ तेलुगु ये सब आप देखते होंगे। उत्तरी शैली में देखेंगे तो गुप्त लिपि, गुप्त शैली मिलेगी, गुप्त लिपि और सिद्ध मातृका लिपि, और उसी सिद्ध मातृका के जिसे आप कहते हैं कुटिल लिपि, इसी को न्यून कोणीय लिपि भी कहते हैं। इसके 2 शाखा मिलती है, देवनागरी और शारदा लिपि की। तो बिल्कुल इस संख्या 8 का देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्मी लिपि राइट आंसर। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 8 का विकल्प सी, है ना, ब्रह्मी लिपि राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है कि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं, विकल्प ए हेमचंद्र, विकल्प बी कामता प्रसाद गुरु, विकल्प सी किशोरी दास वाजपेयी, और विकल्प डी है धीरेन्द्र वर्मा। देखिए प्रश्न में अगर देखा जाए थोड़ी सी टेक्निकलिटी इसमें है। टेक्निकलिटी ये है कि हिंदी शब्दानुशासन की बात करते हैं तो बिल्कुल विकल्प सी किशोरी दास वाजपेयी इज राइट आंसर। लेकिन अगर शब्दानुशासन होता, हिंदी नहीं होता, तो बिल्कुल हेमचंद्र का शब्दानुशासन है, इसे ध्यान में रखिएगा। कामता प्रसाद गुरु जी की बात करें तो कामता प्रसाद गुरु जी की जो व्याकरण पुस्तक है हिंदी व्याकरण। धीरेन्द्र वर्मा जी की बात करें तो धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी भाषा का विकास, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हिंदी शब्दानुशासन, है ना, किशोरी का है, शब्दानुशासन हेमचंद्र का है, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु का, और हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी किशोरीदास वाजपेयी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। विकल्प ये बता रहे हैं, कहने का आशा है कि जो संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बिल्कुल वर्णित है। विकल्प बता रहे हैं
अनुच्छेद 343, विकल्प बी अनुच्छेद 344, विकल्प सी 345 या फिर विकल्प डी अनुच्छेद 346। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प ए 343 अनुच्छेद इज राइट आंसर। जब आपको संविधान की बात आ जाए तो संविधान में सबसे पहले तो आपको ये देखना है ना, अनुच्छेद को। तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, है ना, बिल्कुल राजभाषा की बात की गई है। भाग की बात आ जाए तो भाग आप 17 भाग की बात करिएगा, ठीक है ना। अनुसूची की बात अगर आ जाए तो 8वीं अनुसूची को आप ध्यान में रखिएगा। और भाषाओं की बात की जाए तो कुल 22 भाषाएं हैं जो कि भारतीय संविधान में इन्हें दर्जा मिला है, तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आपने देख लिया कि राजभाषा की बात अनुच्छेद 343 इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 10 का विकल्प ए सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए बता रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, विकल्प बी मुंशी आयंगर, विकल्प सी बाल गंगाधर खेर और विकल्प डी है काका साहब कालेलकर। बाबा साहब होगा या काका साहब होगा, तो बाबा साहब काका साहब कालेलकर, ठीक। राजभाषा आयोग के बारे में हमने बताया था कि राजभाषा आयोग का क्या होगा, खैर नहीं होगा। अगर पहली बार राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा तो खैर नहीं होगा। खैर फॉर बाल गंगाधर खेर इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर, प्रश्न संख्या 11 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है कि ग्रिम नियम का संबंध किससे है? विकल्प ये बता रहे हैं कि स्वनिम विज्ञान से, विकल्प बी बोली विज्ञान, विकल्प सी अर्थ विज्ञान या फिर विकल्प डी है कोश विज्ञान। तो देखिए ग्रिम विज्ञान की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ध्वनि से संबंधित, और ध्वनि को कहते हैं स्वनिम विज्ञान। तो प्रश्न संख्या 12 का विकल्प ये स्वनिम विज्ञान इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, यानी कि जो भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है परिवार के आधार पर, तो उसका आधार क्या था? विकल्प बता रहे हैं कि रूप रचना, विकल्प बी ध्वनि, विकल्प सी इतिहास या फिर विकल्प डी अर्थ। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, प्रश्न संख्या 13 का विकल्प सी इतिहास इज राइट आंसर। इन्हीं की भाषाओं का जब पारिवारिक वर्णन किया गया था, वर्गीकरण किया गया था, तो उसका आधार था, पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास था, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? इन्हीं की जो पश्चिमी हिंदी है उसमें इनमें से कौन सी बोली है जो सर्वप्रमुख है? विकल्प बता रहे हैं ब्रजभाषा, विकल्प बी खड़ी बोली, विकल्प सी बुंदोली या फिर विकल्प डी बागरू। बात करें पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं जो अपभ्रंश होता है ना, पश्चिमी तो पश्चिमी बोली के अंतर्गत देखा जाए, उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, बांगरू है, पश्चिम ब्रज, बुंदेल, कनौजी और एक यहाँ पे कनौजी भी होता है। कुल 5 बोलियाँ हैं जिनमें कह रहे हैं प्रमुख कौन सी है, तो प्रमुख विकल्प ये ब्रजभाषा इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वप्रमुख बोली कौन सी है? विकल्प ये ब्रजभाषा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? यानी कि जो हरियाणवी या बांगरू की बात करते हैं किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सबसे पहले तो आपको अपभ्रंश भी पता होना चाहिए, कितने अपभ्रंश हैं? 5 अपभ्रंश हैं। आपने देखा SPV के माम, SPV और माम, सरसनी है ना, पैसाची है ना, ब्राचड़ है ना। तो ये सब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पश्चिमी अपभ्रंश, इसे सरसनी अपभ्रंश कहा जाता है, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, है ना। तो आप कह रहे हैं कि हरियाणवी या बांगरू, हरियाणी और बांगरू की बात करते हैं तो विकल्प ये पश्चिमी या सौरसेनी अपभ्रंश इज राइट आंसर, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अर्धमागधी की बात करते हैं तो अर्धमागधी में देखेंगे जो पूर्वी हिंदी आती है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आएगी। मागधी की बात करते हैं तो महागधी कौन होता है? हमने बताया था महागधी तो बिहारी होता है, यानी कि बिहारी उपभाषा के अंतर्गत जितनी बोलियाँ आएंगी, बिहारी में आता है मैम, भोजपुरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी 3 बोलियाँ आती है, ये मगही। तो अर्धगधी कौन होता है? अर्धगधी पूर्वी होता है। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिएगा। और अगर आपको विस्तृत रूप से भाषा विज्ञान की वीडियो या भाषा विज्ञान की ट्रिक आपको जानना है तो बिल्कुल चैनल के पेज पे जा करके आप देख सकते हैं। सारे टॉपिक को बिल्कुल विस्तृत रूप से और ट्रिक की सहायता से बताया गया है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प ए पश्चिमी सौरसेनी अपभ्रंश इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? अभी आपने देखा, विकल्प ए बता रहे हैं राजस्थानी, विकल्प बी पश्चिमी, विकल्प सी पूर्वी या फिर विकल्प डी बिहारी। तो देखिए मगही की बात करें है ना, तो मगही अभी आपने कहा मैम भोजपुरी,
मगै मैम भोजपुरी। बिहारी मैम क्या है? बिहारी मैम भोजपुरी पढ़ाती हैं। तो बिहारी का मतलब हो गया बिहारी उपभाषा के अंतर्गत। मैं फॉर मैथिली, मैम माँ से मगही और भोज से भोजपुरी। तो बिहारी के अंतर्गत ये 3 बोलियाँ आती हैं। बात करें पश्चिमी के, तो पश्चिम में ब्रजभाषा है, पश्चिम ब्रज, बुंदेल, कनौजी, है ना, हरियाणवी जिसे आप बांगुरु कहते हैं, है ना, और पश्चिम ब्रज, बुंदेल, कनौजी, बांगुर और खड़ी बोली, है ना। और अगर कुछ ना आपके दिमाग में आ जाए तो आप कर लीजिए क, ख और बाकी घात 3। अब का माने कौरवी, का को आपका कह सकते हैं कनौजी, और खा कर लीजिए खड़ी बोली। इसके अलावा ब्रजभाषा, बुंदेली और बांगरू, ठीक है ना। तो जो 3 बा है, ब्रजभाषा, बुंदेली और बांगरू, और ये कौरवी ले लीजिए, सॉरी कनौजी और खड़ी बोली, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या पश्चिमी का 5। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थानी में मामा जमे, मामा जमे, मामा राजस्थान में जम गए हैं, किसी के मामा वहाँ पे जमे हैं। तो माँ से बिल्कुल मालवी, माँ से है ना मारवाड़ी, जा से जयपुरी और मे से मेवाती। तो मामा जमे कहाँ? राजस्थान में। पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो पूरी हिंदी में ये विषय है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी का आपने देख ही लिया। तो प्रश्न संख्या 16 की बात अगर हम करते हैं तो विकल्प डी बिहारी इज राइट आंसर, ठीक है ना। जितनी भी उपभाषाएं हैं और उनके अंतर्गत जो 5 उपभाषा 18 बोलियां हैं, उसको तो बिल्कुल आप लोग दिमाग में एकदम बिल्कुल रटे रहिए। वहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाना ही जाना है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 17 है, ग्वालियर की बोली है। कहने का अंतर है कि कहने का आशय है कि ग्वालियर कहाँ की बोली है? विकल्प बुंदेली, विकल्प बी ब्रजभाषा, विकल्प सी खड़ी बोली या विकल्प डी कनौजी। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बुंदेल की बोली है। बुंदेली, बुंदेली है ना, बुंदेली ग्वालियर, बुंदेली ग्वालियर दिमाग में रख लीजिएगा। इसके अलावा है बोली झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा मध्य प्रदेश, ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़, दामोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट तथा भोपाल में बोली जाती है। तो इसे दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 की भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, यानी कि भोजपुरी जो बोली हम लोग बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? कह रहे हैं कि अर्ध मागधी, विकल्प बी बता रहे हैं महामागधी अपभ्रंश, विकल्प सी सौरसेनी और विकल्प डी है ब्राह्मण। तो बिल्कुल अर्धमागधी की बात करते हैं तो अर्धगधी कौन होता है? बताया सर पूर्वी। अब पूर्वी में कौन कौन है? तो पूर्वी में ए बी सी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। महागधी कौन होता है? बिल्कुल महागधी तो बिहारी, है ना। कहने का से ट्रिक है ना। इसका किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं मित्रों, किस तरह से आसानी से आपको याद हो जाए। तो महागधी बिहारी, ठीक है ना, इसको बिल्कुल हर्ट मत करिएगा। बिहारी महागधी, महागधी है ना, इन्हीं की मागधी की बात आ जाती है तो इसके अंतर्गत बिहारी। और बिहारी की बात करते हैं तो बिहारी कौन? बोले बिहारी मैम भोजपुरी पढ़ाती हैं। मगही, मैथिली और भोजपुरी इसके अंतर्गत आता है। सौर सेनी की बात करते हैं तो क्या होता है? शेर को देख करके सेना का पारा गुम हो गया। शेर को देख करके पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती और मराठी, ठीक है ना। तो पश्चिमी इसमें आ गया। ब्रांचड़ कौन होता है? बिल्कुल है ना, सिंधी, दिमाग में रखिएगा सिंधी, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसे दिमाग में बैठा सकते हैं। फिलहाल प्रश्न संख्या 18 भोजपुरी बोली की बात अगर की जाती है तो मागधी अपभ्रंश इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अब विकल्प ए की बात करते हैं बंगला, विकल्प बी पंजाबी, विकल्प सी मराठी या फिर विकल्प डी गुजराती, है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि देवनागरी लिपि में विकल्प सी मराठी इज राइट आंसर। अब यहाँ पे क्लू ले लीजिएगा कि देवनगर सामने है। देवनगरी क्या है? सामने है, सामने है। टिक बनाइएगा। सा फार संस्कृत, मा फार मराठी, ने फार नेपाली, है फार हिंदी। तो देवनागरी सामने है, देवनगरी सामने है, तो यानी कि ये 4 भाषा आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न बन गया तो आपके दिमाग में आ जाएगा, संस्कृत, मराठी, नेपाली और हिंदी। तो देवनागरी सामने है। संख्या 19 का विकल्प सी मराठी इज राइट आंसर। संख्या 20 है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अब हिंदी खड़ी बोली की बात करते हैं तो अपभ्रंश कौन सा होगा? विकल्प मागधी, मागधी कौन? तो भी तो बिहारी होता है। बिहारी में कौन होता है? मैम भोजपुरी पढ़ाती हैं। अर्धमागधी की बात करें, अर्धमागधी तो पूर्वी वाले होते हैं। अर्धगधी कौन? बोले पूर्वी होती, पूर्वी में एबीसी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। विकल्प सी की बात करें, सौर सेनी, बिल्कुल सौर सेनी, शेर को देख करके सेना का पारा गुम,
पारागुम, परासमी, राजस्थानी, गुजराती और मराठी। तो बिल्कुल आप खड़ी बोली है, और खड़ी बोली पश्चिमी है ना उपभाषा के अंतर्गत आती है। पैसाची की बात करें तो पैसाची का जो पंजा होता है लहंदा होता है, पंजाबी और लहंदा, पंजाबी और लहंदा, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 20 का विकल्प सी शौरसेनी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उप वर्ग के अंतर्गत आती है। बिल्कुल विकल्प ए कह रहे हैं पश्चिमी, विकल्प बी पूर्वी, विकल्प सी बिहारी या फिर विकल्प डी पहाड़ी। तो देखिए पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बात करें तो पश्चिम के अंतर्गत क्या है, पश्चिम के अंतर्गत क ख और बा की घात 3, कनौजी खड़ी बोली, ब्रजभाषा बुंदेली और बांगरू, ब्रज बुंदेली बांगरू है ना, कनौजी और खड़ी बोली 5। यहाँ पर देखिए पूर्वी की, तो पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। बिहारी की बात करें, बिहारी मैम भोजपुरी पढ़ाती हैं, मैम भोजपुरी पढ़ाती हैं, मैथिली मगही भोजपुरी। पहाड़ी की बात करते हैं तो पहाड़ी से लोग खसक गए, पहाड़ी से क्या होता है, पहाड़ी लोग कुगने होते हैं, कुगने है ना, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ी कहाँ पे है, पूर्वी में, ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो प्रश्न संख्या 21 का विकल्प बी पूर्वी हिंदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है कि ताला के पानी पताले गए, बेटी पुरैन गई को मिलाए हो, गंगा जमुना बीच रेती परहु है, कैसे के रचऊं बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है। अब कह रहे गीत आपने देखा कि ताले के पानी पताले गए, बेटी पुरैन गई को मिलाए हो, गंगा जमुना बीच रेती परतु है, कैसे के रची बियाह रे, है ना। उक्त गीत किस बोली का है। अब पूछ रहे हैं किस बोली में है। विकल्प ए कह रहे हैं अवधी बोली में है, या फिर विकल्प बी ब्रज बोली में, या फिर विकल्प सी भोजपुरी, अथवा विकल्प डी कन्नौजी है। तो बिल्कुल ताले के पानी पताले वाली बात अगर आ जाती है तो विकल्प ए अवधी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न का 20 का ए है, 22 का ए है अवधी, ठीक है। प्रश्न का 23 है कि हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि, विकल्प ए कामता प्रसाद गुरु, विकल्प बी रामचंद्र वर्मा, विकल्प सी भोलानाथ तिवारी, या फिर विकल्प डी किशोरी दास वाजपेयी। तो देखिए हिंदी का पाणिनि कौन होगा, है ना, जो कमाता होगा, कमाता फार कामता प्रसाद गुरु जी को, है ना। अब भाई देखो हिंदी का जो पाणिनि होगा, हिंदी का व्याकरण जानेगा, वो भैया कुछ कमाता तो होगा ही, कमाता फार कामता प्रसाद, है ना, गुरु जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, ठीक है ना। इसे ध्यान में आप रखिएगा। किशोरीदास वाजपेयी जी की बात करें तो हिंदी शब्दानुशासन आपने देखा, भोलानाथ तिवारी जी की बात करें तो भाषा विज्ञान के, है ना, जानकार थे, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 का विकल्प ये कामता प्रसाद गुरु इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। फिर देखिए तीसरी बार प्रश्न आ रहा है कि भाषा की प्रकृति या भाषा की विशेषता से संबंधित प्रश्न है, ठीक है ना। विकल्प ये बता रहे हैं कि सरलता से क्लिष्टता की ओर चलती है भाषा, बिल्कुल गलत है। विकल्प भी कह रहे हैं जटिलता से सरलता की ओर, तो बिल्कुल सही है। भाषा का विकास अभी आपने देखा था कि कठिन से सरल की ओर होता है। विकल्प सी की बात करते हैं भाव से विचारों की ओर, तो गलत है, विचारों से भाव की ओर। और आगे देखें विचारों से भाव की ओर, है ना। कह रहे कौन सी एक प्रकृति कौन सी है, तो बिल्कुल आप सही समझ गए कि 24 का विकल्प बी जटिलता से सरलता की ओर इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है अंगिका किस राज्य की बोली है। राज्य पूछ रहे हैं किस राज्य की बोली है। विकल्प ए बंगाल, विकल्प बी छत्तीसगढ़, विकल्प सी मध्य प्रदेश और विकल्प डी है बिहार। तो बिल्कुल आपने सही समझा, अंगिका की बात करते हैं तो विकल्प डी बिहार इज राइट आंसर, है ना। बिहार की बोली है और बिहार प्रांत के जो भागलपुर के निकटवर्ती प्रदेश हैं वहाँ का अंग है, जिसकी राजधानी थी चंपा और आधुनिक नाम इसका हो गया चंपारण। तो यह बोली जो है अंगिका के नाम से जानी जाती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में की गई हैं। यानी कि त्रिलोचन शास्त्री जी की बात अगर की जाए तो हिंदी के अलावा उन्होंने, है ना, किस उपभाषा में भी कविता की है। विकल्प ब्रज, विकल्प बी मैथिली, विकल्प सी अवधी या फिर विकल्प डी है भोजपुरी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, है ना। बात करें तो बिल्कुल मैथिली, विकल्प बी मैथिली इज राइट आंसर। अब त्रिलोचन शास्त्री जी की बात करें तो इनका जो मूल नाम था वासुदेव सिंह था, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। प्रश्न बना है वासुदेव सिंह किसका नाम था, तो त्रिलोचन का था, है ना। और त्रिलोचन शास्त्री जी हिंदी साहित्य के प्रगतिशील आंदोलन, काव्य आंदोलन के प्रमुख हैं और उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कृति है मिट्टी की बारात, इसे ध्यान में रख लीजिएगा।
तो प्रश्न संख्या 26 की बात करें, प्रश्न संख्या 26 का विकल्प बी मैथिली इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया गया, यानी कि हिंदी राजभाषा होगी, ये निर्णय किस तिथि को लिया गया। विकल्प ए कह रहे हैं 15 अगस्त 1947 को, विकल्प बी 26 जनवरी 1950 को, विकल्प सी है 14 सितंबर 1949 को, या फिर विकल्प डी 14 सितंबर 1950 को। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। विकल्प ए की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को, है ना, बिल्कुल देश, है ना, 26 जनवरी मनाता है, गणतंत्र दिवस मनाता है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। संविधान लागू हुआ 24 सितंबर 1949 को, विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। 14 सितंबर 1949 को क्या होता है कि हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया गया, इसी कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 27 का विकल्प सी 14 सितंबर 1949 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। विकल्प ए राजस्थानी, विकल्प बी पूर्वी, विकल्प सी बिहारी, विकल्प डी है पश्चिमी। राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आता है मामा जमे राजस्थान में, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, मे से, है ना, बिल्कुल मेवाती, और आ से जमे, जमे जा से जयपुरी, ठीक है ना। पूर्वी हिंदी में ABC आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, तो बिल्कुल बघेली मिल गया पूर्वी में, ठीक है। बिहारी की बात करें तो बिहारी मैम भोजपुरी पढ़ाती हैं, मैम भो, है ना, मैथिली, मगही और भोजपुरी। पश्चिम में बिल्कुल का, खा और बा की घात 3 नियमक में रखिएगा, कनौजी, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेल और बांगरू, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि बघेली ABC। प्रश्न संख्या 28 का विकल्प बी पूर्वी हिंदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया। प्रश्न रिपीट हो गया, दूसरी बार पूछा गया है, तो बिल्कुल एक महात्मा गांधी, बी काका कालेलकर, विकल्प सी सुनीत कुमार चटर्जी और विकल्प डी है विनोबा भावे। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। चटर्जी वाला व्यक्ति, जो चटर्जी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव देगा। तो प्रश्न संख्या 29 का विकल्प सी सुनीत कुमार चटर्जी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है, उकार बहुला बोली है। अब विकल्प ये कह रहे हैं अवधी, विकल्प बी भोजपुरी, विकल्प सी बघेली और विकल्प डी है छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना, उकार बहुली। तो बिल्कुल आप अगर प्रश्न संख्या 30 को देखेंगे तो सबसे पहले विकल्प ए है। विकल्प ए कौन है, ए। अब ए की बात करते हैं अवधी, और विकल्प बी है सी है बघेली। तो अवधी और बघेली ये दोनों क्या है, उदासीन हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। भोजपुरी की बात करें तो इकार है, इकार बहुला है। अब बचा कौन, छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी क्या होते हैं, उकार बहुला बोली है, इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखेंगे तो आकार बहुला और उकार बहुला बोलियों से प्रश्न पूछा जाता है, आकार बहुला, है ना। अब आकार बहुला कौन होगा, तो आप देखते होंगे कन्नौजी एक बोली है, दूसरा कौन है ना, कन्नौजी है, हरियाणवी है और दक्षिणी है, ठीक है ना, आकार बहुला, इसे ध्यान में रखिएगा। और उकार बहुला की बात करते हैं, ब्रज है, बुंदेल है और कन्नौजी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ब्रज है, बुंदेल है और कन्नौजी है, और यहाँ पे कौरवी है, ध्यान में रखिएगा। आकार बहुला कौन है, आकार बहुला कौरवी, ध्यान में रखिएगा। दूसरा कौन है, बिल्कुल हरियाणवी है और दक्षिणी है, आकार बहुला। उकार में कौन है, ब्रज, बुंदेल और कन्नौजी, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या इस प्रकार से प्रश्न संख्या 30 का विकल्प डी छत्तीसगढ़ी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि पाली भाषा का समय सीमा मानी जाती है। अब पाली भाषा का समय सीमा जानने से पहले तो आपको तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आर्य भाषा का जो विभाजन हुआ वो किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें तो प्राचीन, है ना, प्राचीन आर्य भाषा, इन्हीं की 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 घटाइएगा, 1000 घटाएंगे तो 500 पे आ जाएंगे, 500 ईस्वी पूर्व। अब फिर है 500 पश्चिमी के बाद, प्राचीन के बाद मध्यकालीन आर्य भाषा। अब 500 में से 1000 घटाएंगे, 500 में घटाएंगे 1 आ जाएगा ईस्वी, और 1 ईस्वी से और जाएंगे तो 500 ईस्वी आ जाएगा। इन्हीं की कहाँ से 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, और 1000 ईस्वी से लेकर के अब जो शुरू हो रहा है ये कौन हो गया, आधुनिक हो गया, ठीक है ना। और बात जो हम लोग करते हैं कि मध्यकालीन आर्य भाषा, तो मध्यकालीन आर्य भाषा में भी 3 विभाजन हुआ है। सबसे पहला है पाली भाषा,
अब पाली प्रकृत अपभ्रंश, पाली भाषा की जब बात करेंगे तो बिल्कुल आप देखेंगे 500 ईस्वी पूर्व से एक, प्राकृत भाषा 1 से लेकर के 500, अपभ्रंश भाषा क्या हो गया 500 से लेकर के 1000। तो चूंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है ना, बिल्कुल पाली भाषा की, है ना, पाली भाषा का समय सीमा, तो 500 ईस्वी से लेकर के 1 ईस्वी इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 31 का विकल्प बी 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी तक इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा। कैसे दिमाग में रखेंगे, इसमें 500 सन घटा दीजिएगा, और जब आपको प्राचीन मध्यकालीन और प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा की बात आ जाती है, तो इसमें से एक हजार आप घटाइएगा। ठीक है, चलिएगा। तो प्रश्न संख्या 31 का विकल्प बी 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 तक निम्नलिखित में कौन विशेषता देवनागरी की नहीं है। विकल्प ए की बात करते हैं कि इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा बोला जाता है, बिल्कुल सही है। विकल्प बी इसमें एक ध्वनि के लिए एक प्रतीक होता है, बिल्कुल सही है। विकल्प सी है इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। और विकल्प डी है विकास के दृश्य यह लिपि ब्रह्मी और खष्टुष्टि के समकालीन है, तो बिल्कुल गलत है ना। प्रश्न संख्या 32 का विकल्प डी है ना इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 है ओ और किस प्रकार के वर्ण हैं। विकल्प ये बता रहे हैं तालव्य है, विकल्प ए मूर्धन्य है, विकल्प सी दंतोष्ट है, विकल्प डी है कंठोष्ट। तो बात करें तालव्य की, तो तालव्य में क्या होता है, ई, दोनों ई, इचू, चा वर्ग पूरा, है ना, चा वर्ग चाहे जाएंगे, या और सा, ये क्या होते हैं, ताल होते हैं। तो यहाँ तो कोई इसमें मिला नहीं। मूर्धन्य की बात करते हैं, रिटू, री, रा और टा वर्ग पूरा, और इसके अलावा सा, ये मूर्धन्य है, तो इसमें भी नहीं मिला। दंत की बात करते हैं तो लरे, ता वर्ग पूरा, है ना, और सा दंत होता है, तो बिल्कुल दंत भी नहीं मिला। अब आइए कंठोष्ट। कंठ में कौन होता, आ, का वर्ग पूरा, हा और विसर्ग, है ना। ओष्ठ में कौन होता है, उ और पा वर्ग, उ दोनों उ और पा वर्ग। अब आ और ई मिलकर के ए बनते हैं, आ और उ मिलकर ओ बनते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्या हो गया, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ से आ और उ कहाँ से है, ओठ से है, तो कंठ और ओठ दोनों मिल जाते हैं, तो हो गया ओ, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ इज राइट आंसर। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 33 का विकल्प डी कंठोष्ठ इज राइट आंसर। अब देखिए उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछे गए हैं, तो उच्चारण स्थान आपको बिल्कुल बारीकी से याद होना चाहिए। कहीं नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जाकर के हमारे चैनल से देख सकते हैं, सारा बिल्कुल विस्तृत रूप से है और ट्रिक की सहायता से बताया गया है। एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संख्या 34 है, कौरवी किस बोली को कहते हैं। विकल्प ए मारवाड़ी, विकल्प बी खड़ी बोली, विकल्प सी अवधी और विकल्प डी है छत्तीसगढ़ी। तो देखिए मारवाड़ी है ना, बिल्कुल कहाँ पे, मामा जमे राजस्थान, ये तो भैया राजस्थानी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली, इसी खड़ी बोली को क्या कहते हैं, कौरवी बोली कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो इसी कौरवी बोली को क्या कहते हैं, आपने देखा कि खड़ी बोली कहते हैं। और इसी का एक नाम है सरहिंदी बोली, इसी को कहते हैं हिंदुस्तानी, तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। अब खड़ी बोली की बात अगर करें तो खड़ी बोली तो एक नाम है, ये है, दूसरा कौरवी हो गया, तीसरा हो गया सरहिंदी बोली और चौथा है हिंदुस्तानी। तो 4 नाम आपने देखा कौरवी का, खड़ी, सरहिंदी, हिंदुस्तानी। और इसी की बात करते हैं, यही खड़ी बोली जो लल्लू लाल ने, है ना, 1803 ईस्वी में इसका नामकरण किया था खड़ी बोली, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। जिन्होंने प्रेम सागर लिखा है, इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना। अवधि की बात करते हैं तो अवधि में ABC है, अवधि 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 दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। अवध प्रांत की बोली है, प्रमुख बोली है ना। तुलसीदास जी की रचना जो है रामचरितमानस में लिखी गई है। छत्तीसगढ़ी के कहाँ पर है, तो ये भी देखिए छत्तीसगढ़ी और दोनों अर्धमागधी के अंतर्गत आती हैं, और अर्धमागधी पूर्वी बोली के, पूर्वी भाषा के अंतर्गत आए हैं। कौन, अवधि और छत्तीसगढ़ी, से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। फिलहाल प्रश्न संख्या 34 का कौरवी की बात कर रहे हैं, तो इसका एक अन्य नाम क्या है, खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही सरहिंदी बोली कहा जाता है और हिंदुस्तानी बोली भी कहा जाता है। खड़ी बोली नाम 1803 ईस्वी में लल्लू लाल ने दिया है, और इनका ग्रंथ है लल्लू लाल जी का प्रेम सागर। तो इतनी चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, वैदिक संस्कृत।
विकल्प बी लौकिक, विकल्प सी सौरसेनी भ्रंश और विकल्प डी है प्राकृत। तो बिल्कुल हिंदी भाषा की उत्पत्ति की बात करते हैं तो विकल्प सी सौरसेनी अपभ्रंश इज राइट आंसर। ठीक है, तो 35 का विकल्प सी। प्रश्न संख्या 36 है कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। विकल्प भी बता रहे हैं 11, विकल्प बी 12, विकल्प सी 13 और विकल्प डी है 14। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि अगर बात की जाए हिंदी में तो देवनागरी लिपि में जो स्वर हैं वो स्वर वर्ण 11 हैं, 11 स्वर हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और 33 आपने देखा व्यंजन है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिखा भी रहे हैं कि 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 4 संयुक्त हैं, 2 अयोगवाह हैं और 2 द्विगुण हैं। इस प्रकार से कुल मिला जुला करके 52 वर्ण हैं। तो ये जो वर्ण विचार आप लोग पढ़ रहे थे, वर्ण विचार में सारी चीज़ों को हमने बताया था और इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि वर्ण विचार से भी ये प्रश्न पूछा जाने योग्य है। देवनागरी लिपि में कुल वर्ण कितने हैं? 52 हैं, स्वर 11 हैं, व्यंजन 33 हैं, 4 संयुक्त हैं, 2 अयोगवाह हैं और 2 द्विगुण हैं। तो प्रश्न संख्या 36 का विकल्प ये 11 स्वर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है कि इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। एक बोली ऐसी है जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आ रही है। विकल्प ए ब्रजभाषा, विकल्प बी बघेली, विकल्प सी कन्नौजी, विकल्प डी है बुंदेली। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विकल्प बी बघेली इज राइट आंसर। बघेली कहाँ की है? बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो प्रश्न संख्या 37 का विकल्प है बी बघेली इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कि इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है। एक बोली ऐसी है जो राजस्थानी की नहीं है। विकल्प ए मारवाड़ी, विकल्प बी बुंदेली, विकल्प सी मेवाती, विकल्प डी मालवी। तो आपको ट्रिक बताया था कि मामा जमे राजस्थान, मामा जमे, बस माँ से क्या हो गया? मारवाड़ी, माँ से क्या हो गया? मालवी, जा से क्या हो गया? जयपुरी और मे से हो गया मेवाती। तो देखिए मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी इसमें नहीं है और अलग से क्या आ गया? बुंदेली। तो बुंदेली इसके अंतर्गत नहीं आता है बल्कि पश्चिम के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो पश्चिम ब्रज, बुंदेल, कनौजी, बांगुर और खड़ी बोली। तो प्रश्न संख्या 38 का विकल्प बी बुंदेली इज राइट आंसर। बुंदेली कहाँ की बोली है? तो बुंदेली पश्चिमी की बोली है, इसे ध्यान में रखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ रही है। तो 38 का विकल्प बी बुंदेली इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं राष्ट्रीय भाषा, विकल्प बी राजभाषा, विकल्प सी बोली और विकल्प डी है उपभाषा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि विकल्प सी बोली इज राइट आंसर। किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसे बोली कहते हैं और जब यही बोली में काव्य साहित्य आदि रचा जाने लगता है ना, तब यही बोली विकसित होकर के जो है भाषा बन जाती है। राजभाषा सरकारी कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली या कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। उपभाषा क्या है? बिल्कुल अपभ्रंश के अंतर्गत जो उत्पन्न हुई भाषाएं थी वो उपभाषाएं होती हैं। बात किया जाए तो 5 उपभाषा और 5 उपभाषा के अंतर्गत 18 बोलियां हम लोग देखते हैं हिंदी के अंतर्गत। ठीक है ना। राष्ट्रीय भाषा यानी कि बात करें हम लोग राष्ट्रभाषा के, तो किसी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 39 का विकल्प बी विकल्प सी बोली इज राइट आंसर। संख्या 40 है कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी, विकल्प ए ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कौन होता है? सिंधी। विकल्प बी अर्धमागधी, बिल्कुल अर्धगधी कौन होता है? बिल्कुल पूर्वी, ध्यान में रखिएगा पूर्वी। अब पूर्वी में कौन है? ABC इज राइट आंसर। खस कौन होता है? बिल्कुल पहाड़ी। महागधी कौन होता है? बोले बिहारी, यानी कि बिहारी के अंतर्गत कौन? मैम भोजपुरी। तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 40 का विकल्प बी अर्धमागधी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है। विकल्प ए पूर्वी, तो पूर्वी में ABC है। विकल्प बी पश्चिमी, बिल्कुल पश्चिमी में है कन्नौजी खड़ी बोली, और ब्रज, बुंदेल और बांगरू। राजस्थानी में मामा जमे, और पहाड़ी की बात करते हैं, पहाड़ी लोग कुगने होते हैं। तो बिल्कुल आपने सही समझ लिया। प्रश्न संख्या 41 का विकल्प बी पश्चिमी हिंदी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 है कि वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। विकल्प ए शब्दकोश का, विकल्प बी वर्णों का, विकल्प सी वाक्यों का, विकल्प डी AB दोनों का। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 42 का विकल्प सी है, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य का अध्ययन किया जाता है। बात करें कुल, तो सबसे पहले आप देखेंगे ध्वनि विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, है ना। तो ये 4 आप भाषा के अंग कह सकते हैं। ठीक है ना।
तो प्रश्न संख्या 42 का विकल्प सी वाक्यों का अध्ययन इज राइट आंसर। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 43 है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कहने का आशय है कि इनमें से एक बोली ऐसी है जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। विकल्प ए खड़ी बोली, विकल्प बी ब्रजभाषा, विकल्प सी कन्नौजी और विकल्प डी है अवधी। तो देखिए बात करते हैं पश्चिमी, तो पश्चिम में आपने देखा था क ख और बा की घात 3, है ना। तो बिल्कुल कौन, बिल्कुल आपने कहा था कन्नौजी और खड़ी बोली। ब्रजभाषा, बूंदेली और बांगरू, ठीक है ना। तो ये आपने दिमाग में रख लीजिए, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है। लेकिन विकल्प डी अवधी, अवधी जो है पश्चिमी हिंदी नहीं बल्कि पूर्वी हिंदी की बोली है। ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो प्रश्न संख्या 43 का विकल्प डी अवधी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है कि लिखित भाषा में विचार को कैसे व्यक्त करते हैं। विकल्प ए है ना लिख के, लिखित भाषा में, विकल्प ए संकेतों द्वारा, विकल्प बी बोलकर, विकल्प सी लिखकर और विकल्प डी है सुनकर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। भाषा की बात करते हैं तो भाषा के 3 रूप हैं। लिखित माने लिखकर, कथित माने कहकर या बोलकर, इन्हें मौखिक कहते हो, और सांकेतिक, संकेत माने इशारों में, संकेतों की सहायता से जब अपने विचार भाव को प्रकट किया जाए तो सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब कह रहे हैं कि संकेतों द्वारा, यानी कि संकेतों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं, और सबसे कठिन भाषा का रूप है, क्योंकि संकेत जो हैं स्थिर नहीं रहते हैं, ये समय समय पर बदलते रहते हैं। इतने आसानी से आप किसी के संकेत को नहीं समझ सकते हैं। अंगुली दिखाने से, है ना, किसी को धमकी देना होता है। अंगुली दिखाने का मतलब होता है अपशकुन करना। अंगुली दिखाने से अंपायर का निर्णय आता है, आउट होना। तो ये सब चीज़ें संकेत है। ताली बजाते हो किसी को बुलाने के लिए, ताली बजाते हो खुशी प्रकट के लिए, ताली बजाते हो किसी खिल्ली उड़ाने के लिए। तो ये समय समय पर जो संकेत होते हैं ये बदला करते हैं। इस कारण से सांकेतिक भाषा बहुत कठिन होती है। तो सांकेतिक, संकेत या इशारों से की गई भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। विकल्प बी की बात करें तो बोल करके, ऐसी भाषा जो बोल करके हम बोलें अगला सुने, तो बोल करके प्रकट किया जाए और सुन करके ग्रहण किया जाए, तो उसे कहते हैं कथित बोली या मौखिक बोली। ये सबसे आसान भाषा है, इसको पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ व्यक्ति दोनों समझ सकते हैं। ठीक है ना। विकल्प सी है लिखकर, यानी कि लिखित बोली का प्रयोग लिखकर किया जाता है और अगला उसको पढ़ करके उसको समझता है। तो ये भाषा क्या होती है, कठिन भी है और आसान भी है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसके लिए आसान है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए कठिन होती है। इसे ध्यान में रखिएगा। तो सुनकर जो भाषा होती है उसे ध्यान में रखिएगा। तो सुनकर तो ग्रहण किया जाता है, कोई भाषा, है ना, सुनकर नहीं व्यक्त करते हम लोग बल्कि ग्रहण करते हैं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि लिखित भाषा को लिखकर व्यक्त किया जाता है और ये भाषा ऐसी है जो कि आसान और कठिन दोनों है। तो पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए बिल्कुल, है ना, आसान है और अनपढ़ व्यक्ति के लिए कठिन है। तो प्रश्न संख्या 44 का विकल्प सी लिखकर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 पंजाबी की लिपि है, यानी कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन है। विकल्प ए देवनागरी, विकल्प बी गुरमुखी, विकल्प सी फारसी या फिर विकल्प डी है रोमन। तो बात करें देवनागरी की, तो देवनागरी लिपि किसकी है, सामने है ना। अब सामने का मतलब संस्कृत में, मराठी में, नेपाली में और हिंदी, है ना। ये बिल्कुल इसकी लिपि देवनागरी है। गुरु के मुख से बिल्कुल पंजाबी है ना। गुरुमुखी लिपि किसकी है, पंजाबी की है। फारसी बिल्कुल अरबी, फारसी, उर्दू, है ना, दिमाग में रखिएगा। रोमन अंग्रेजी ध्यान में रखिएगा। फ्रांसीसी ध्यान में रखिएगा, है ना, इसकी लिपि रोमन है। उर्दू की लिपि बिल्कुल आपने देखा फारसी है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप दिमाग में बैठा सकते हैं। बात करें तो और देखिए, देवनागरी लिपि हिंदी में है, मराठी में है, कश्मीरी और कोंकणी में भी आप देख सकते हैं कि देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 45 का आपने बिल्कुल सही समझा। विकल्प बी पंजाबी, है ना, भाषा की लिपि गुरमुखी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प ए अनुच्छेद 343 में, विकल्प बी अनुच्छेद 344 में, विकल्प सी 345 या फिर विकल्प डी है अनुच्छेद 346। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प ये अनुच्छेद 343 इज राइट आंसर। जब भी संविधान की बात आती है तो संविधान में अनुच्छेद देखेंगे तो 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद में। भाग की बात आती है तो बिल्कुल भाग 17 में। अनुच्छेद अनुसूची की बात आ जाती है तो 8वीं अनुसूची की बात आएगी। और अगर बात करते हैं भाषा कुल कितनी है तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 46 का विकल्प ये 343 अनुच्छेद राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 47 है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। विकल्प ए सौर सैन्य भ्रंश से, विकल्प बी अर्धमागधी भ्रंश से, विकल्प सी पैशाची भ्रंश या फिर विकल्प डी मागधी भ्रंश। देखिए सरसेनी की बात करते हैं तो सरसेनी शेर को देख करके सेना का पारा गुम हुआ। पश्चिमी राजस्थानी, गुजराती और मराठी, है ना, ये सरसेनी के अंतर्गत आएंगे। अर्धमागधी अर्धगधी कौन, बोले सर पूर्वी, यानी कि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पैशाची अपभ्रंश ध्यान में रखिएगा, तो पश्चिमी अपभ्रंश के अंतर्गत आ रहा है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। महागधी कौन, बोले महागधी तो बिहारी। तो पैशाची का क्या हो जाए, लहंदा, पंजाबी और लहंदा आती है पैशाची में, ठीक है ना। अर्ध मागधी में महागधी कौन होता है, बोले सर बिहारी महागधी, यानी मागधी बिहारी। बिहारी में कौन, मैम भोजपुरी पढ़ाती है, ठीक है ना। इस तरह से आप याद करने का प्रयास करिएगा और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बस आसानी से किसी तरह से आपको दिमाग में बैठ जाए, हमेशा के लिए बैठ जाए, बस यही एकमात्र उद्देश्य है। तो प्रश्न संख्या 47 का विकल्प बी अर्धमागधी इज राइट आंसर। और अर्धमागधी यानी कि पूर्वी, ABC, ठीक है। प्रश्न संख्या 48 निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से एक बोली ऐसी है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। विकल्प ए ब्रजभाषा, विकल्प बी बांगुर, विकल्प सी कनौजी और विकल्प डी है डोंगरी। तो बिल्कुल ब्रज, बुंदेल, कनौजी, बांगुर, खड़ी बोली ये सब तो बिल्कुल पश्चिमी के अंतर है, लेकिन डोंगरी नहीं है, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 48 का विकल्प डी डोंगरी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है कि मालवी की उपभाषा की बोली है। मालवी की उपभाषा की बोली है, विकल्प ए पहाड़ी, विकल्प बी पश्चिमी, विकल्प सी राजस्थानी, विकल्प डी है बिहारी। तो अगर बात करें मालवी की, तो आपको पता है कि मामा जमे राजस्थान, मामा जमे, है ना, राजस्थान। मा फर मालवी, मा फर मारवाड़ी, जा फर जयपुरी और मे फर मेवाती। तो मामा जम गए हैं राजस्थान में, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी लोग कुगने होते हैं, कुमायूं, गढ़वाली और नेपाली। पश्चिम की बात करते हैं, पश्चिमी में का खा, इसके बाद बाकी घातीन, है ना। तो अभी आपने देखा है बिल्कुल, है ना, कनौजी, है ना, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और बांगरू, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। राजस्थानी आपने देखा ही। बिहारी की बात करें तो बिहारी, है ना, कौन, मैम भोजपुरी पढ़ाती हैं, तो मैथिली, मगही और भोजपुरी, ठीक है ना। अब मालवी की बात आ गई तो आपके दिमाग में आ गया मामा जमी राजस्थान, तो विकल्प सी राजस्थानी इज राइट आंसर, ठीक है ना। आगे प्रश्न संख्या 50 है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है, यानी कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास कैसे हुआ। विकल्प ए सौर सैन्य भ्रंश, विकल्प बी अर्धमागधी, विकल्प सी मागधी और विकल्प डी है पैशाची। बात करें सौर सैनी तो सौर सैनी सेना, शेर को देख करके सेना का पारा गुम हो गया, परागुम, यानी कि सौर सैन्य भ्रंश से पश्चिमी राजस्थानी, गुजराती और मराठी। अर्धमहागधी कौन होते, बोले पूर्वी, यानी कि पूर्वी हिंदी भाषा का विकास हुआ और पूर्वी में ABC है। महागधी कौन होता है, बोले सर महागधी तो बिहारी है, यानी कि बिहारी उपभाषा, और बिहारी बिहारी मैम भोजपुरी पढ़ाती है, तो मैथिली, मगही, भोजपुरी। पैशाची का जो पंजा होता है वो लहंदा होता है, यानी कि पंजाबी और लहंदा, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल पूर्वी हिंदी की बात आ जा रही है, तो विकल्प बी अर्धमागधी अपभ्रंश इज राइट आंसर। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना, और इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।